कब तक सोते रहोगे? दिन भर मटर गश्ती करने और आवारागर्दी करने से फुर्सत मिले तब तो पढ़ाई हो। अरे भाई, मैं कब तक उठाऊंगा तुम्हारा बोझ? रोज की तरह सुबह सुबह पिता की कर्कश तीखी और कठोर वाणी सुनकर मनोज ने झुंझलाते हुए चादर फेंकी। निकम्मा निठल्ला जैसे शब्दों से सुबह होती थी मनोज की। इतना पढ़ता हूँ फिर भी पिताजी बोलते ही रहते हैं, जब देखो डांटते रहते हैं। बड़बड़ाते हुए मनोज ने कहा, इतना ही था तो खुद क्यों नहीं बन गए जज कलेक्टर? क्यों बाबू बनकर रह गए? बहुत क्रोध आता था बाबूजी पर और मन में आक्रोश और नफरत पैदा हो गई थी उनके प्रति। माँ भी बस पिताजी का ही साथ देती थी। बेटा, तुम्हारे बाबूजी दिन रात मेहनत करते हैं जिससे तुम कुछ बन जाओ, हमेशा उपदेश देती रहती थी। पिता सारा दिन एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करते थे और शाम को पार्ट टाइम करते थे। स्कूल की फीस के अतिरिक्त ट्यूशन का भी खर्चा उठाते थे। घर के हालात बहुत ही खराब थे। 2 कमरों के मकान में 4 लोग रहते थे। देखकर मनोज के मन में कुंठा पैदा होती थी और साथ में पढ़ने वाले संपन्न बच्चों को देखकर हीन भावना पैदा होती थी। मनोज के मन में अपने परिवेश से नफरत हो गई थी। एक बार कुछ बन जाऊं, फिर कभी लौटकर नहीं आऊँगा यहाँ पर। संयोग से 12वीं पास करते ही आईआईटी में चयन हो गया और मनोज दूसरे शहर पढ़ने चला गया। बाबूजी हर माह खर्चा भेज देते थे और मनोज ने कभी भी घर के हालात जानने की कोशिश नहीं की। बाबूजी से कभी कभी फ़ोन पर बात हो जाती थी। एक साल में या 2 बार जाना होता था मनोज का घर पर। इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करते ही दिल्ली आईएएस की कोचिंग ज्वाइन कर ली। बाबूजी उसका भी खर्चा उठाते थे। आईएएस की परीक्षा भी सफलतापूर्वक पास कर ली मनोज ने नौकरी ज्वाइन कर ली। सब मेरी मेहनत और लगन का नतीजा है, इसमें किसी का क्या लेना देना सोचकर मनोज का मन अहंकार से भर उठता। फिर जल्द ही एक वरिष्ठ आईएएस की बेटी का विवाह प्रस्ताव आ गया और मनोज का विवाह हो गया। बाबूजी आए मेहमानों की तरह और अलग थलग ही रहे, शायद अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे उस माहौल में। उसके बाद से बाबूजी जैसे संपर्क ही टूट गया। मनोज ने कभी भी अपने बाबूजी के हालचाल जानने की कोशिश नहीं की। बाबूजी को अपने घर बुलाने में शर्म महसूस होती थी। मनोज को उनका रहन सहन देखकर लोग क्या सोचेंगे, यह सोचकर मनोज उनको बुलाने से परहेज करता था। ससुर का पद और स्टेटस देखकर मनोज अपने आप को बोना महसूस करता था। मनोज समय बीतता गया और मनोज अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। अचानक आई बाबूजी की बीमारी की खबर सुनकर मनोज का घर आना हुआ तो घर के हालात देखकर दंग रह गया। एक साधारण सी साड़ी में बुजुर्ग सी दिखती समय से पहले बूढ़ी हो चुकी माँ और चारपाई पर लेटे हुए सूखकर काटा हुए बाबूजी को देखकर एक पल के लिए मन में ग्लानि महसूस हुई। मनोज को अपराध बोध को छुपाते हुए और नज़र चुराते हुए मनोज ने कहा, अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया अपनी बीमारी के बारे में? कुछ पैसे भेज देता। बाबूजी ने सुनकर ठंडी आह भरी और माँ की तरफ देखते हुए बोले, बेटा हमें तेरे पैसे की नहीं तेरी ज़रूरत थी। आंखों में आंसू भरकर बाबूजी बोले, मैं जानता हूँ तू मुझसे नफरत करता रहा सारी ज़िंदगी। मैं तुझे हमेशा कठोर वचन बोलता था, डांटता रहता था, भला बुरा कहता था, लेकिन बेटा वो सब मैं तेरी भलाई के लिए करता था, जिससे तू मेरी तरह अभाव में ज़िंदगी ना काटे, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, समाज में इज्जत कमाए। मनोज आत्मग्लानि से भर उठा। बाबूजी का हाथ पकड़े आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। मन पश्चाताप में भर गया। अरे ये मैंने क्या किया? देवता समान पिता का मोल नहीं समझा। इतने साल मैंने उस पिता की सुध नहीं ली जिसने अपना सारा जीवन मुझे बनाने में लगा दिया। कैसा बेटा हूँ मैं, धिक्कार है मुझ पर। बाबूजी माफ़ कर दीजिए मुझे। विरल आंसुओं के बीच में मनोज ने बाबूजी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, लेकिन ये क्या? बाबूजी तो चीर निंद्रा में लीन हो चुके थे। चेहरे पर असीम शांति के लिए बाबूजी इस दुनिया से विदा ले चुके थे।
मनोज के पास आत्मग्लानि, अपराध शोध और पश्चाताप की आग में जलने के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।